नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DC247 में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रमुख आयोगों की। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो हमने चुनाव आयोग की चर्चा की थी, अब हम बात कर रहे हैं लोक सेवा आयोग की बात करेंगे। दोस्तों, लोक सेवा आयोग क्या है और कौन कौन से लोक सेवा आयोग हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, जो कि आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। बात करते हैं हम लोक सेवा आयोग की। तो ये लोक सेवा आयोग क्या होता है? लोक सेवा, जनता की सेवा करने के लिए हमें कुछ लोगों को चुनना है, सरकारी कर्मचारियों को, जो कि शासन प्रशासन की नीतियों को जनता तक आसानी से पहुंचाएं और उनको अधिक से अधिक जनता को लाभ मिल सके। इसी के साथ हम लोक सेवा आयोग को 3 भागों में विभक्त करते हैं। एक संघ लोक सेवा आयोग UPSC, एक राज्य लोक सेवा आयोग, जैसे किसी राज्य विशेष का, जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसी के साथ एक तीसरा है संयुक्त लोक सेवा आयोग, है ना, जब 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से गुजारिश करें कि हमारे लिए आप एक आयोग का गठन करें जो कि हमारे लिए सेवकों का, सिविल सेवकों का चुनाव करें, उनकी भर्तियां करें, तो वो संयुक्त लोक सेवा के अंतर्गत आता है। हम इसके बारे में क्या क्या बात करेंगे, इसका ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में। तो संघ लोक सेवा आयोग के तहत हम बात करेंगे इसके परिचय की, इसकी विकास यात्रा की बात करेंगे, कब से बना, परिचय में हम बात करेंगे कि ये कब बना, क्यों बना, इसके साथ ही विकास यात्रा, जब से इसका निर्माण हुआ तब से अब तक में इसमें क्या क्या संशोधन हुए, क्या परिवर्तन हुए, इससे संबंधित अनुच्छेद किन किन, चूँकि ये परिचय में हम बात करेंगे उसके अनुच्छेदों की चर्चा होगी, साथ में संरचना की बात होगी, कितने सदस्य हैं, सेवा शर्तें, कार्य एवं शक्तियाँ, स्वतंत्रताएँ एवं प्रमुख तत्व, जो कि पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के आधार पर हम अपना सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। ठीक इसी प्रकार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की अगर बात करेंगे तो वहाँ भी हम इन्हीं चीज़ों की बात करेंगे। परंतु दोस्तों, जहाँ ये संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात होगी वहाँ भी कार्य वगैरह सब कुछ समान होते हैं, परंतु इसके परिचय और इसकी नियुक्ति त्यागपत्र पदावधि में थोड़ा अंतर होता है। साथ में इसमें इसके लिए ये एक प्रस्ताव द्वारा पारित आयोग होता है, जिसके वजह से यहाँ पर अनुच्छेद नहीं होते हैं। अनुच्छेद उन्हीं में होते हैं जो कि एक संवैधानिक संस्थान होते हैं, अनुच्छेद हम वहीं पर उनका अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, हम परिचय की बात करें अगर यहाँ पे, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के परिचय की बात करें तो इसका गठन जो है एक अक्टूबर 1926 को किया गया था। परंतु हम भारतीय स्वतंत्रता की बात करें तो इसका गठन इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को ये चूंकि आयोग की स्थापना तो गठन तो 1 अक्टूबर 1926 को हो गया था, परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमने इसमें आमूल परिवर्तन किए और इसे एक स्वतंत्र एवं संवैधानिक दर्जा प्रदान कब किया? तो 26 जनवरी 1950 को हमने इसे स्वतंत्र एवं संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया, जिससे इसके शक्तियों को, इसके कार्यों को महत्व मिल सके, है ना। अब ये आयोग क्या है? स्वतंत्र है ना। इस पर किसी भी सरकार का कोई ऐसा नियंत्रण नहीं है जिससे इसके कार्यकलाप में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो या ये किसी के अधीन अपने कार्यों को करे या किसी के दबाव में आकर अपना कार्य करे। बात करें, देखो दोस्तों, संघ लोक सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भारत में लोक सेवकों के लिए, है ना, हम बात करते हैं जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, तो लोक सेवकों का काम क्या होता है कि शासन प्रशासन या सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का जमीन पर, उसका मतलब धरातल पर उसका पदार्पण करना, धरातल पर लेके आना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उन योजनाओं को लाभ पहुँचाने में सहयोग करना, है ना। एक क्षेत्र विशेष के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोक सेवकों की भर्ती की जाती है। तो संघ लोक सेवा आयोग का कार्य क्या था? परीक्षा करवाना, लोक सेवकों की परीक्षा लेना,
है ना, उन्हें स्थानांतरित करना, उनके संबंध में समस्त चीज़ों के बारे में हमें लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में जानकारी मिलती है। संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रतिभागी चुने जाते हैं उन्हें राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में जाना जाता है और वो शासन प्रशासन की नीतियों का संचालन करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके परिचय की। अगर बात करें तो इसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को हो गया था और इसे संवैधानिक एवं स्वायत्त संस्थान के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो इसे संवैधानिक और स्वायत्त संस्थान को के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया। संवैधानिक मतलब जिसका कि संविधान में उल्लेख है, स्वायत्त मतलब कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार की सरकार के द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, ये अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसके बाद इसका गठन क्यों किया गया था, देखिए दोस्तों, तो इसका गठन किया गया था लोक सेवकों के लिए, लोक सेवकों के चयन के लिए, है ना, जो कि जैसे कलेक्टर वगैरह होते हैं, इनका काम क्या होता है कि जिले की कानून व्यवस्था को देखना, है ना, कि जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए, है ना, इसके लिए सिविल सेवकों का चयन किया गया। पूर्ववर्ती शासन काल में भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो वहाँ भी शासन प्रशासन के समक्ष हमेशा से शांति और आपसी भाईचारे के व्यवहार बना रहे समाज में, इसके लिए शासन के द्वारा हमेशा से कार्य किया जाता रहा है और आज भी किया जाता है ना। किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक माहौल उत्पन्न ना हो, मतलब सब कुछ सबको एक समान रूप से शासन की योजनाओं को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से इनकी नियुक्ति की जाती है और ये उसी कार्य को करते हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों इसकी विकास यात्रा की कि कब से, जैसे हमने बात की कि इसका गठन 1 अक्टूबर 1926 को हो गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के 1919 के द्वारा इसके गठन का प्रावधान किया गया कि भाई शासन प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जिले में, प्रत्येक कस्बे में कलेक्टर होना चाहिए जो कि शासन प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने में सहयोग कर सके। ब्रिटिश अधिकारियों को सहयोग वायसराय के लिए एक सहयोगकारी संस्था के रूप में इसका गठन किया गया था। फिर 1923-24 में एक आयोग बना था, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस आयोग के तहत लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग की गठन किया गया था, तो ली आयोग के, है ना, तो ली आयोग के अनुशंसा पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1926 में। किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ली आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। इसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना गया 1926 में। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसके नाम में परिवर्तन किया गया और इसे संघीय लोक सेवा आयोग के नाम से जाना गया। इसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात और आज भी वर्तमान में इसे हम संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं और ये आयोग आज भी वही कार्य करता है ना। आज भी यही प्रशासनिक अधिकारियों की चयन के लिए इसका उपयोग किया, इस आयोग का गठन किया गया है। जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, उच्च अधिकारी होते हैं, उनका जो नियुक्ति होती है आयोग के माध्यम से ही होती है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे संबंधित अनुच्छेदों की कि कौन कौन से अनुच्छेद हमें इसके बारे में जानना है। उन अनुच्छेदों के बारे में महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे इससे संबंधित अनुच्छेदों की, है ना। तो अनुच्छेद 315 से 323 तक के अनुच्छेदों में इसके बारे में बताया गया है कि इनके क्या कार्य होंगे, क्या शक्तियाँ होंगी, क्या दायित्व होंगे, किस तरह नियुक्ति होगी, इनका कार्यकाल कितना होगा। तो अनुच्छेद 315 की बात करें तो अनुच्छेद 315 में बताया गया है कि केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर एक लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए इसके एक आयोग का गठन किया जाएगा जो कि इनकी नियुक्तियाँ करेगा। तो राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, इसका गठन कौन करेगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें अनुच्छेद 315 से मिलती है। इसके बाद बात करते हैं 316 में। 316 में नियुक्ति और कार्यकाल, इनकी नियुक्ति कौन करेगा,
और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, इसके संबंध में जानकारी हमें प्राप्त होगी। अनुच्छेद 317 की बात करें तो इनको पद से हटाना, किन किन प्रक्रिया का पालन करते हुए इनको पद से हटाया जाएगा और किन प्रक्रियाओं के द्वारा इन्हें पद त्याग करने के लिए विवश किया जा सकता है। अनुच्छेद 318 में बात करें तो इनकी सेवा शर्तों में बात की गई है कि जब ये अपने पद को धारित कर लेंगे तो किन किन नियमों का पालन करते हुए अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। इसके बाद प्रतिबंध की बात करें 319 की अनुच्छेद में, तो इसमें ये प्रतिबंध होंगे कि अगर कोई लोक सेवक है तो वह कौन कौन से कार्य नहीं करेगा, किन किन कार्यों से उसे रोका जा सकता है, इसके बारे में अनुच्छेद 319 में बताया गया है। बात करें अनुच्छेद 320 की तो इसके कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से कार्य आयोग के लिए अनिवार्य हैं, जो कि उसे अपने पद पर अगर रहना है आयोग के सदस्य अध्यक्ष को, तो इन्हें किन किन कार्यों का निर्वहन करना होगा। इसके बाद बात करें विधायी शक्ति की, तो विधायी शक्ति में यह है कि जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं तो इनके अधिकारों में बढ़ोतरी करने का या इनको कार्य और अधिक कार्य सौंपने का संसद के पास शक्ति होगी कि ये उसे और कार्य कर सकते, और जो इनके कार्यों के निर्वहन के लिए है कौन कौन से नियम बनाएंगे, इसके लिए संसद जिम्मेदार होगी। अनुच्छेद 322 की बात करें तो इसमें आयोग के व्यय, आयोग ने कौन कौन से व्यय किए हैं, आयोग के क्या खर्च हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अनुच्छेद 322 के साथ मिलेगी। और अनुच्छेद अंत में अनुच्छेद 323 में वार्षिक रिपोर्ट है ना, वार्षिक रिपोर्ट वर्ष भर में आयोग ने क्या क्या कार्य किए और वह अपने कार्यों को और अधिक तरीके प्रभावी बनाने के लिए किन उपायों को लाना चाहता है, इसके संबंध में वो वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष रखता है। और इसके संबंध में संपूर्ण जानकारी हमें अनुच्छेद 323 के माध्यम से मिलती है। संरचना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हम बात करेंगे एक अध्यक्ष की, एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। अन्य सदस्य इसलिए क्योंकि इसकी सदस्य संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है। सदस्य संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। कार्यों की देखते हुए कि कार्य अगर ज़्यादा है तो सदस्य हमको ज़्यादा रखने पड़ेंगे, कार्य कम है तो सदस्य संख्या सीमित होगी। बात करें दोस्तों तो अध्यक्ष जो होता है वो पूर्ण कार्यकारी होता है और जो सदस्य होंगे इसकी संख्या निर्धारित नहीं है, परंतु अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 1+10 का फॉर्मूला चल रहा है। वर्तमान में 10 सदस्य हैं और एक अध्यक्ष है। अब हम बात करेंगे सेवा शर्तों की। इनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, सेवा शर्तों के तहत हम इनकी नियुक्ति कौन करेगा, इनकी पदावधि कितनी होगी, इस सब की बात करते हैं। तो सेवा शर्तों में नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। जो इसके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और इनकी पदावधि क्या होगी, जब इन्हें पद में स्थापित किया जाएगा तब से 6 वर्ष या फिर अपनी आयु के 65 वर्ष, जो भी पहले होगा उसी के अनुरूप वे पद धारण करेंगे। इसके बाद त्यागपत्र, ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं। और कई बार होता है कि इनके कुछ अक्षमता के कारण इन्हें पद से निकाला जाता है, तो निष्कासन के क्या आधार होते हैं, तो ये दुर्व्यवहार हो, साबित कदाचार और दुर्व्यवहार। अगर साबित कदाचार और दुर्व्यवहार के आधार पर हम इन्हें इनके पद से पृथक करते हैं तो इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच दल बैठाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट की जो अनुशंसा होगी कि ये इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग तो नहीं किया है या इन्होंने किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या किसी प्रकार का कदाचार किया है, इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जांच राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने दुर्व्यवहार इन्होंने किया है तो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा, इसके मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होंगे। अन्य आधार में हम क्या देखते हैं कि अगर हमको मान लीजिए राष्ट्रपति द्वारा उन्हें स्वेच्छा से हटाना है, लंबी प्रक्रिया का पालन नहीं करना है, तब क्या होगा, तब राष्ट्रपति अन्य आधार मतलब मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता को आधार बनाते हुए एवं अन्य किसी वैतनिक नियोजन पर कार्य करने को आधार बनाकर इन्हें इनके पद से पृथक कर सकता है। स्वतंत्रता की बात करें दोस्तों तो स्वतंत्रता में इनके वेतन भत्ते की बात करते हैं। वेतन भत्ते इनके संचित निधि पर भारित होते हैं, अर्थात इन पर संसद में किसी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। और इनकी जो और एक इनकी स्वतंत्रता है कि अगर अध्यक्ष नहीं उपस्थित है, किसी कार्य से कहीं और है, तब राष्ट्रपति द्वारा किन्हीं सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष का कार्यभार सौंपेगा और वह सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। इनकी नियुक्ति के साथ इनकी नियुक्ति अगर हो गई
तो इसके बाद नियुक्ति के पश्चात किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, है ना। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नियुक्ति हो गए तो जिन सेवा शर्तों के अनुरूप हमें नियुक्ति मिली है, हम उस कार्यकाल को, अपने कार्यकाल को उन्हीं सेवा शर्तों के अनुरूप ही पूर्ण करेंगे। अन्य कोई नियम हम पे लागू नहीं होगा। नियम कब लागू होगा? अगर नियम बन भी जाता है तो जो अन्य सदस्य, अन्य अध्यक्ष उस पद पर नियुक्त होगा, उसके लिए वो नियम लागू होंगे। कार्यकाल की समाप्ति के बाद ये अन्य नियोजन हेतु अपात्र होते हैं। ये किसी और कार्य में संलग्न नहीं होंगे। इन्होंने अगर अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण किया है तो अन्य नियोजन के ये पात्र नहीं होंगे, ना ही किसी संघ में, ना। लेकिन इनके जो सदस्य होंगे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होगा, वह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकेंगे, परंतु अध्यक्ष किसी अन्य पद को धारित नहीं करेगा। इन्हें अपने पदावधि की सुरक्षा है, क्योंकि ये किसी की प्रसाद पर्यंत कार्य नहीं करते कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इनको हटाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है जिसका पालन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये पुनः नियुक्ति हेतु अपात्र होते हैं। मतलब अगर कोई अध्यक्ष है तो 6 वर्ष से अधिक वो अध्यक्ष नहीं रहेगा, है ना, या फिर 65 वर्ष से अधिक वो अध्यक्ष नहीं रहेगा। इसी तरह सदस्य के संबंध में भी बात है। बात करते हैं अब हम दोस्तों इनके कार्यों की। अब हम बात करते हैं कार्यों की। तो कार्यों में बात करेंगे कि जो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा अध्यक्ष और सदस्य होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। तो उनका कार्य है नियुक्ति हेतु, लोक सेवकों की नियुक्ति हेतु परीक्षाओं का आयोजन करना, है ना। जो अपनी यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, जिसका भी हाल ही में रिजल्ट आया है, उसका एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग उसका एग्ज़ाम करवाता है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम का निर्धारण कि क्या पाठ्यक्रम होगा, और परीक्षा में की प्रक्रिया का निर्धारण कि किन किन आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। इसके बाद वार्षिक प्रतिवेदन जो आयोग होता है, ये अपने वर्ष भर में किए गए क्रियाकलापों के बारे में राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपता है। साथ में राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखता है। इस प्रतिवेदन में आयोग के द्वारा कुछ सुझाव भी रखे जाते हैं जिसे मानने या ना मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। संसद स्वतंत्र है, परंतु एक परंतु है कि अगर कोई प्रावधान जो कि आयोग द्वारा प्रतिवेदन में संसद के माध्यम संसद के पास रखा गया है और संसद उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है, तो उस प्रस्ताव को ना मानने का कारण संसद को सामने सरकार के द्वारा रखा जाएगा कि आयोग द्वारा ये कार्य कहा गया था और हम इस वजह से इस कार्य को करने में असमर्थ हैं या ये कार्य नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही आयोग के कुछ सलाहकारी कार्य होते हैं जो आयोग क्या है सलाह भी देता है। जैसे भर्ती नियम के बनाने में ये राज्यों के संबंध में राज्यपाल को और केंद्र के संदर्भ में राष्ट्रपति को सुझाव देता है कि कौन कौन से भर्ती नियम होने चाहिए। वेतन भत्ते और पेंशन के संबंध में भी इसकी जो सिफारिश होती है वो सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। साथ में स्थानांतरण, नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति एवं अवनति, है ना, एक नियुक्ति करने के संबंध में, है ना, किसी अन्य स्थान पर प्रतिनियुक्ति के संबंध में, तथा उसको पदोन्नति करना या उसके पद से उसे पृथक करने के संबंध में दिशा निर्देशों के संबंध में भी वो राष्ट्रपति को सुझाव देता है। साथ में कोई भी लोक सेवक अगर अपने कर्तव्य पथ पर भ्रष्ट हो जाता है तब उस कंडीशन पे अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए भी आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है। इसके बाद हम बात करें अन्य तथ्यों की जो कि कई बार पेपर में आए हुए हैं कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसके बाद भारतीय सिविल सेवा प्रशासन का, कई बार इन दोनों क्वेश्चन में लोगों को डाउट हो जाता है। तो भारत में सिविल सेवा का जनक, भारत में प्रथम बार सिविल सेवा का जनक किसे कहा गया, तो वो कॉर्नवालिस को कहा गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और अगर भारतीय सिविल सेवा यानी स्वतंत्रता के बाद तो किसे कहा जाएगा, तो सरदार पटेल को माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा में चयनित प्रथम भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय सिविल सेवा प्रशासन में चयनित प्रथम भारतीय कौन थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण कि सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन प्रथम बार भारत में कहाँ हुआ और कब हुआ, तो प्रथम बार इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था।
इसके साथ ही एक आध बार क्वेश्चन आया है कि आईएएस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो मसूरी उत्तराखंड, जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ आईपीएस ट्रेनिंग सेंटर की बात करें तो हैदराबाद तेलंगाना में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, इसका स्थापना तेलंगाना में है और ये यहाँ पर आईपीएस की ट्रेनिंग की जाती है। इसके साथ कुछ अनुमानपुर तक जो कि अभी हाल ही में परिवर्तित हुए हैं, इसका मुख्यालय जैसा कि आपको पता है दिल्ली में है। इसके प्रथम अध्यक्ष सर रास बारकर थे, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष रोज विलियम मैथ्यू थी और इसके पूर्व अध्यक्ष जो मतलब अभी वर्तमान अध्यक्ष के पहले थे वो अरविंद सक्सेना थे और वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। जी हाँ, वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं और अरविंद सक्सेना पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। ये वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी की बात करें तो ये अभी तक सदस्य थे संघ लोक सेवा आयोग में ही। अब इन्हें इनके रिटायरमेंट के पश्चात इन्हें इसका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों अब इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, क्योंकि एमपीपीएससी के सिलेबस के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसके प्री ऑफ में दिया हुआ है जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। हम बात करेंगे दोस्तों मुख्यालय की, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। दोस्तों इसके बाद इसके पूर्व मैं आपको बता दूं कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो संघ लोक सेवा आयोग जैसे उसके जो मतलब जिसका वर्णन अगर बात करें तो कहाँ वर्णन है, क्योंकि ये भी एक संवैधानिक निकाय है तो इसके अनुच्छेद दोनों के सेम ही है ना। अनुच्छेद 315 में ही दोनों के गठन की बात की गई है और अन्य अनुच्छेद जो हैं वो सब सीरियल वाइज इनके भी वही अनुच्छेद का पालन किया जाता है और उनके में भी, और दोनों ही भाग 14 में प्रतिस्थापित किए गए हैं। इसके बाद हम बात करें तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के संशय के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसके हिसाब से मध्य प्रदेश का जो गठन है 1 नवंबर 1956 को हुआ और इसी दिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी गठन माना जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति की जो सूचना थी वो 27 अक्टूबर 1956 को ही राष्ट्रपति ने इसके बारे में बोला कि इसको स्थापित कर दिया जाना चाहिए, परंतु इसकी जो स्थापना हुई वो राज्य की स्थापना के साथ में ही 1 नवंबर 1956 को की गई। 1958 में आयोग के द्वारा प्रथम परीक्षा का आयोजन किया गया है ना, 1958 में प्रथम परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डीबी रेगे थे और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो भास्कर चौबे साहब हैं। इसमें इनके कार्य इनकी स्वतंत्रता में कोई फर्क नहीं है, दोनों के कार्य वही हैं, दोनों की स्वतंत्रताएं भी वही हैं। थोड़ा माइन्यूट से इनके कार्यकाल में तो योग्यता में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो इसके अध्यक्ष व सदस्य होंगे तो सदस्यों में से आधे सदस्य, जितने सदस्य अभी वर्तमान में अगर बात करें तो 1+5 का कॉम्बिनेशन है, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में कार्यरत हैं। तो योग्यता की बात करें तो 1/2 यानी 50% जो सदस्य होंगे वो 10 वर्ष तक, वो 10 सालों तक केंद्र या राज्य के किसी भी वैतनिक नियोजन पर लगे हुए होंगे। इनका कार्यकाल बात करें तो 6 वर्ष, नियुक्ति के 6 वर्ष या आयु के 62 वर्ष तक ये अपने पद को धारण करते हैं। इसके बाद इनकी नियुक्ति बात करें तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, परंतु इनको हटाए जाने का प्रावधान राष्ट्रपति के और उसी प्रक्रिया का पुनः पालन होगा जो कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष के लिए जिस प्रक्रिया का पालन होता है उसी प्रक्रिया का पालन इनको भी निष्कासित करने समय लिया जाएगा। अध्यक्ष और सदस्य संघ लोक सेवा आयोग में नियोजन के पात्र होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण। हमने बात की थी कि लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी अन्य नियोजन के लिए पात्र नहीं होगा, परंतु सदस्य अन्य नियोजन अर्थात लोक सेवा आयोग का ही अध्यक्ष बन सकता है, उसके अलावा नहीं। लेकिन इसके जो सदस्य एवं अध्यक्ष हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष बन सकते हैं और इसका सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग का भी अध्यक्ष बन सकता है। तो ये रहा दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसके कार्य शक्तियाँ सब उसी के अनुरूप हैं जैसा कि पूर्व वीडियो में हमने बात करी है, तो सब सेम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए और जो भी अगर आपको कुछ समस्या इसमें समझ में आई हो उसे बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।